हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसा रहा पेपर आपका? उम्मीद करता हूँ शायद बहुत ही शानदार पेपर रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल पेपर था। मैंने देखा है अभी मैं बॉटनी सोल्व कर रहा हूँ और हमारे पास जो है कौन सा है, हिंदी इंग्लिश वाला है, Q6 वाला जो है पेपर है। तो हम ट्राई करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए अपन, लेट्स ट्राई। जो भी आंसर है आप बताइएगा और कमेंट करिएगा, मैं इसको जल्दी से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी लाइव तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी ट्राई करते हैं। फिर आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट करिएगा, तो उसको अपन कंप्लीट उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए फिर तो करते हैं सोल्व। बहुत ही शानदार पेपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा NCERT बेस्ड है ना। तो कुछ ऐसा कुछ आया नहीं था कि जो आप बोल सको कि यार सर ये तो बन नहीं पाया, है ना। बहुत ही सिंपल पेपर है। बायो तो बहुत ही सिंपल तरीके से बायो पूछी गई थी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। Q6 वाला है ये, है ना। तो आप आपके इसमें चेक करते जाइएगा कि कौन सा क्या है। ये Q6 वाला जो है इसका कोड है। Q6 वाले कोड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है X101 वाला क्वेश्चन है। लेसिथिन, अ स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू इज एग्जाम्पल ऑफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेसिथिन का डायग्राम आपने देखा है राइट हैंड साइड वाली बुक के, उसमें जहाँ पर अमाइनो एसिड्स और ये सारे डायग्राम बने हुए हैं। तो लेसिथिन क्या है, फैट एंड ऑयल में आता है, लेकिन फैट एंड ऑयल में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें एक डायग्राम बना हुआ है NCERT में बायोमोलिकुलर चैप्टर में, जो कि क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है ना। तो अमाइनो एसिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसराइड और कार्बोहाइड्रेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सही आंसर हो जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। फॉस्फोलिपिड सही आंसर हो जाएगा। चलो इसके आगे फिर बढ़ते हैं और आगे और क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन में आपको क्या क्या चाहिए होता है बताओ? लाइट चाहिए क्या? लाइट की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। CO2 की रिक्वायरमेंट है? हाँ बिल्कुल है। ATP की बिल्कुल है। NADPH की बिल्कुल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? CDE। CDE किस में है देखो, CDE थर्ड आंसर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले 103 पे आ जाओ। स्पाइंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग। कब होते हैं? स्टार्ट की बात नहीं हो रही, अटैच हो जाते हैं कब? मेटाफेज में। मेटाफेज में हो जाते हैं। NCERT की लाइन है, डायरेक्ट NCERT का सीधा स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफेज में। सही है ना, सही है। चलो और बोलो, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिख रहे हैं क्वेश्चन अच्छे से? ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुलीफॉर्म सेल्स कहाँ मिलती है? ग्रासेस में, मोनोकोट्स में। क्या काम करती है? अगर पानी भर जाएगा, एम्प्टी स्पेस हो जाती है। NCERT की लाइन है, ठीक है, लिखा है ना NCERT में कि अगर वो एम्प्टी हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, तो जब पानी उसमें से निकल जाता है तो क्या हो जाती है? कर्ल हो जाती है। और जैसे ही पानी भर जाता है तो टर्जिड हो जाती है। ठीक है। सो क्या क्या ऑप्शन दिया है? इनवर्ट कर्लिंग ऑफ द लीव्स इन मोनोकोट, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टिंग प्लांट फॉर द सॉल्ट स्ट्रेस, ऐसी कोई बात नहीं है। इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होने के लिए तो पिगमेंट होना चाहिए ना। कलरलेस हो जाती है, बात ही खत्म हो गई। प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। शुगर वगैरह की कोई बात नहीं है, पानी को हटने की जरूर काम करती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन अ मोनोकोट। ठीक, चलो और आगे बढ़ो। 105 में डायग्राम दिया हुआ है, ABCD तक ही है। ठीक है। सो बोल रखा है कि विच कंपोनेंट हैज अ थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन इनर वॉल। किसकी होगी? किसकी होगी? गार्ड सेल की। और गार्ड सेल किसमें दिखा रहा है? देखो गार्ड सेल किसको दिखा रहा है? सी वाला जो है सेक्शन क्या दिखा रहा है? गार्ड सेल को दिखाता है। अरे गार्ड सेल ही तो होती है, ताकि अंदर क्या होता है? अंदर थिक होती है ताकि फट ना जाए। देखो दिखने में दिख रहा है। अरे ये तो डायग्राम ही दिख रहा है भैया। डायग्राम में देखो ना, इस डायग्राम को देखो ना, C वाले को देखो ना, डायग्राम को देखो। डायग्राम को देखोगे तुम बोल दोगे कि अरे यार इस पे तो सीधे आंसर था। डायग्राम में तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज फर्स्ट, C इज आंसर। ठीक है, चलो बढ़ेंगे फटाफट। चलो, व्हाट इज द फेट ऑफ द पीस ऑफ द DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू द एलाइन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फेट क्या होगा? उसका भविष्य क्या होगा? वो क्या होगा? The piece of the DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cell of the organism. Independently?
गलत बात, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ए को हटा दो, ए को हटा दोगे ऑप्शन में से, तो ए को हटा दोगे तो फर्स्ट और फोर्थ तो हट जाएगा, ठीक है। और पढ़ो, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, बिल्कुल हो सकता है। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। इनहेरिटेड इट में थोड़ा हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और इनहेरिटेड भी हो सकता है आगे की प्रोजेनी में होस्ट डीएनए का, सही है। द एलाइन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर क्रोमोसोम मीन्स वही है कि जो उसका मेन डीएनए यानी कि जो आपने प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस करवाया है। सो इसको अभी थोड़ा सा रखते हैं हम, डी वाले को रखते हैं, है ना, नॉट इंटीग्रल पार्ट। तो ये बात तो वैसी गलत हो गई, ठीक। इट शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, इट्स शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट होने की, है ना। तो ये भी थोड़ा सा सही तो है, इट शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, बात तो सही है ना, लेकिन बात पूरी नहीं है। तो इसको छोड़ करके बी और सी को ही आंसर अपन लगाएंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो बी और सी हो जाएगा, बी और सी, यानी कि थर्ड आंसर अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और देखते हैं, गलत भी हो सकते हैं अपन, थोड़ा बहुत गलत हो भी सकते हैं कभी। 107 की बात करते हैं। स्टेटमेंट ये है, बीटी टॉक्सिन एंड इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, बिल्कुल सही बात है। एंड कोडेड बाय जीन क्राई फर्स्ट एसी, कोडेड बाय जीन क्राई फर्स्ट एसी तो सही है, लेकिन कोडेड बाय जीन क्राई, क्योंकि क्राई का सेकंड एबी भी तो होता है भैया, तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। या तो इनको सीधे CRY जीन लिखना चाहिए था, क्योंकि स्पेसिफिक लिखना चाहते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो रहा है, राइट। बीटी टॉक्सिन, सेकंड स्टेटमेंट, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट as an inactive production in Bacillus thuringiensis, over the often ingestion by the insect inactive toxin get converted into, बिल्कुल सही बात है, एसिडिक पीएच में और इंसेक्ट की गट में वो लाइसिस करवा देता है, पोर करवा देता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है मेरे हिसाब से, मेरे को जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ बनना चाहिए, इसका आंसर इसका आंसर फोर्थ बनना चाहिए कि फर्स्ट फॉल है और सेकंड ट्रू है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट को अगर आप सही कहते हैं तो फिर उस हिसाब से फर्स्ट बनेगा, लेकिन क्राई फर्स्ट एसी के साथ क्राई सेकंड एबी की कोई बात नहीं करी है, सो आई थिंक सो गलत हो सकता है, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज वर रिलीज्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ seeds from the given figure is destined to form the root when the seed germinates. रूट बनाता है, रूट रेडिकल बनाता है भैया, तो कौन सा रेडिकल, ऊपर वाला प्लूम, नीचे वाला रेडिकल, और रेडिकल जो कवर करे वो कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा को तुमको टिक नहीं करना। अब देखो इस डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक तो है, क्योंकि डायग्राम में मिस्टेक ऐसी है कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो लाइन एरो इनने बनाया है ना, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मामला, पर क्या कर सकते हैं अपन, तो कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। करेक्ट आंसर हिसाब से, क्योंकि आंसर तो सी ही होना चाहिए, सी आंसर करेक्ट होना चाहिए, यानी थर्ड आंसर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सी ही रेडिकल को दिखा रहा है, क्योंकि नीचे वाले को तो कोलियोराइजा, डी कोलियोराइजा अगर हुआ तो सी रेडिकल होगा, आंसर तो रेडिकल है ना, क्योंकि वहाँ तो देखो कोई स्पेस जो खाली जगह उसने बता रखी इनने, वहाँ तो कुछ है नहीं, वहाँ किसको डिफाइन करेंगे, तो आंसर तो सी ही होना चाहिए, और थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए था इनको, है ना। बात तो गलत है, पर अब क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो होती है, इनसे चलती है, तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सी, रेडिकल, है ना, रेडिकल से रूट निकलती है, ठीक। चलो आगे बढ़ो, जल्दी कर दो। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम, जल्दी करा, वहाँ तो बहुत स्पीड से करना होता है आपको, यहाँ तो समझाना है इसलिए बात कर रहे हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम ब्यूटरिक एसिड बनाता है, ब्यूटरिक एसिड यानी ए का थर्ड बन जाएगा, ए का थर्ड बन जाएगा, ए का थर्ड दो ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड, आगे बढ़ो। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी इथेनॉल बनाती है, बी का फर्स्ट कर दो, बी का फर्स्ट कर दो। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, चलो बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, और देख लेते हैं आगे। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस बनाता है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज से स्ट्रेप्टोकाइनेस मिलता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, है ना। तो डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा सेकंड, तो सी का फोर्थ ही बचा है, साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, सही है। ओ सॉरी, आंसर हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड
ए ऑप्शन का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। सही है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको। आ जाओ, आइडेंटिफाई द फ्लावर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कलर, और ये सब बताना है। अरे ये सिंपल क्वेश्चन, दोनों डायग्राम तो एक ही के डायग्राम है। पढ़ाता ना रे, पढ़ाते हैं ना, हाइपोगाइमस, पेरिगाइमस, इपिगाइमस, दोनों डायग्राम किसके दिख रहे हैं? यहाँ बच्चे बहुत सारी गलती कर आए होंगे, करना ही है जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है। हाइपोगाइमस, पेरिगाइमस और इपिगाइमस किसका डायग्राम है? दोनों पेरिगाइनस के हैं, दोनों ही पेरिगाइनस के हैं, दोनों पेरिगाइनस के हैं बेटा, दोनों पेरिगाइनस के हैं। चलो, ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द गार्डनर टू प्रिपेयर द वीड फ्री लॉन, बिल्कुल वीड फ्री लॉन, बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सीजन। वीड फ्री बनाता है, ऐसी वीड्स या ऐसे जो पौधे हों छोटे मोटे जो कि डाइकोट होते हैं वो सारे मर जाते हैं, लेकिन मोनोकोट यानी ग्रासेस जो है वो बच जाती है। ये लाइन कहना चाह रहा है, ऑक्सीजन की हेल्प से ऐसा होता है। और वीड फ्री लोन बन जाता है, घास का मैदान बन जाता, मतलब मैदान बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑक्सीजन ऐसा क्या करता है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन ओनली कॉज और डैमेज टू द डाइकोट प्लांट, नॉट टू द मोनोकोट। सो एपिकल डोमिनेंस, एब्सेंस ऑफ मैच्योर लीव्स डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकोट प्लांट, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन है ये भी। सो डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकोट प्लांट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या? चलो, है ना। 113, हाँ। अब ये देखो, मैंने भाई से पूछा, मेरे भाई ने गलत आंसर कर रखा है। अब पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन, जहाँ भी देखो ऐसा नहीं कि रेड और पिंक आ जाए तो आप हमेशा से वो अपन जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस लेकर के चल जाएं। हम क्लास में समझाते हैं नहीं, जब तक स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा ऐसा नाम नहीं लिखा हो तब तक आपको नॉर्मल प्लांट ही लेकर के चलना है। ठीक है, हाँ। लेकिन अब तो यहाँ तो लिखा है, अ पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रोज्ड, पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर कब बनते हैं बताओ? कब बनते पिंक? जब कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर हो। विद द रेड फ्लावर प्लांट, इसको क्रॉस कराया हमने कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराया, सही है। व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप इज एक्सपेक्टेड इन द प्रोगेनी? सिंपल सी बात है, ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर के साथ जाएगा तो दोनों कैपिटल आर यानी रेड। फिर ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर के साथ जाएगा तो यानी दोनों रेड। फिर ये स्मॉल आर इसके साथ जाएगा यानी पिंक। फिर ये स्मॉल आर इसके साथ जाएगा यानी फिर से पिंक, यानी हाफ फ्लावर रेड, हाफ फ्लावर पिंक। सो रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर, ओनली रेड फ्लावर, ओनली पिंक फ्लावर, रेड, पिंक एंड वाइट। तो ये तो गलत ही हो गया, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाला, रेड फ्लावर्ड एंड पिंक फ्लावर्ड प्लांट। सही है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी? गजब क्वेश्चन यार, एनसीईआरटी का सीधे जहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रहेगा उसके ऊपर ही दिया है कि हम ये जो क्लासिफिकेशन देखते हैं ना वो इसके बेसिस पे देखते हैं। फंगस को फंगस कहा, वो कहते हैं, हम क्लास में समझाते भी है बच्चों को, कहते हैं इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंगस यूकैरियोट है और हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोट है। ठीक है, जिसमें सेप्रोफाइटिक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पैरासिटिक भी फंगस होती हैं। बट ये जो फाइकोमाइस्ट्रीज, एस्कोमाइस्ट्रीज, बेसिडियोमाइस्ट्रीज, ड्यूटरोमाइस्ट्रीज से, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो फटाफट कर देते हैं आंसर तो अपन। ठीक है, तो हम कहते हैं बच्चों को कि बेटा इसका आंसर होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम तो देखते हैं, सेप्टेट है, ए सेप्टेट है, सब क्लास में देखा है आपने। स्पोर फॉर्मेशन आप देखते थे, याद है आपको? एस्पोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, एक्सोजेनस प्रोड्यूस, एंडोजेनस प्रोड्यूस, पता है आपको। और फ्रूटिंग बॉडी भी देखते थे। अरे फ्रूटिंग बॉडी देखोगे इसे ना, फ्रूटिंग बॉडी भी देखोगे, ठीक है क्या? फ्रूटिंग बॉडी की देखोगे, स्पोर जो बन रहा है फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही बनता है ना, तो वो एंडोजिनसली बन रहा है, एक्सोजिनसली बन रहा है, फ्रूटिंग बॉडी भी देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। चलो, द लेक्टर प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, कितना गजब का आंसर, परमियस। परमियस ही तो करता है, परमेबिलिटी कराता है लेक्टोज के लिए। सो लेक्टर प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल के अंदर ले जाना है, तो परमियस जो है मेम्ब्रेन में आकर के उसको चैनल प्रोवाइड करता है। और कुछ अमाउंट में इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी शट डाउन लेग ओपेरॉन नहीं होता है, क्योंकि शट डाउन हो गया लेग ओपेरॉन 100%, तो परमियस कभी भी बन नहीं पाएगा, और परमियस नहीं बन पाएगा तो कभी भी लेक्टोज अंदर आ ही नहीं पाएगा, और लेक्टोज अंदर नहीं आएगा तो कभी भी नेक्स्ट टाइम के लिए जो लेग ओपेरॉन है वो चल नहीं पाएगा। ये कंसेप्ट हम पूरा समझाते हैं
ये आपको कभी अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा सा ले कोऑपरेंट जब पढ़ाएंगे तो पूरा आपको एक बार समझा देंगे, ठीक है। चलो, तो आंसर इज द परमियस, करेक्ट आंसर इज परमियस। इन प्लांट ब्लैक सीड कलर, सिंपल क्वेश्चन, इज डोमिनेट, ब्लैक सीड डोमिनेट है तो दोनों कंडीशन में आएगा ना, कैपिटल बी स्मॉल बी, डोमिनेट बोल रहा है। ओवर द वाइट सीड कलर, वाइट स्मॉल बी है, सिंपल मतलब रिसेसिव है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड प्लांट, आपको एक ब्लैक सीड प्लांट दे दिया, अब बताना है कैपिटल बी स्मॉल बी है, क्या करते थे, टेस्ट क्रॉस करते थे, टेस्ट करेंगे, पता करेंगे, और टेस्ट क्रॉस हमेशा रिसेसिव के साथ होती है मेरे भाई, किसके साथ होती है मेरे भाई, क्या बेटा, किसके साथ बेटा, स्मॉल के साथ, तो स्मॉल बी करेक्ट आंसर इज सेकंड, बराबर, बोलो सब ठीक है, आगे बढ़े। 117 मैं बोटनी करवाता हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैं बोटनी ही करवाऊँगा, जितना पॉसिबल हो सकता है अभी फटाफट मैं करवाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास लैपटॉप यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो अभी मैं केवल मोबाइल से करवा रहा हूँ और फटाफट अपन आंसर कर लेते हैं, आप लोग आंसर से मतलब है क्या मतलब है, ठीक है। चलो, आपको सही से क्लियरिटी दिखेगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 117 117 वाला क्वेश्चन करते हैं, आइए। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं, पेरेन्काइमा इज अ लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। पेरेन्काइमा लिविंग है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोलेनकाइमा कब से डेड हुआ क्या, डेड होता है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है यार, क्या बोलते हो, होता है क्या? जब तक लिग्निन का डिपोजिशन ना हो तब तक कोई कैसे डेड हो सकता है, नहीं हो सकता ना। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, जहाँ सेल्यूलोज आ गया वो तो लिविंग होगा। चलो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जिम्नोस्पर्म लेक जाइलम वेसल, सही बात है, बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही बात है, एंजियोस्पर्म की खासियत ही है जाइलम वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये तो स्टेटमेंट ही है, सिंपल सी बात है, और ये तो याद ही रखाते हैं 10 बार 25 बार 50 बार बच्चों को याद करवाते हैं कि यार ये तो याद करनी है, ठीक है। तो सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, देख लीजिए। इसका आंसर भी फोर्थ आएगा, मीन्स है ना, सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट फॉल्स होना चाहिए, सेकंड ट्रू होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा बहुत कोई मेरे से गलती हो जाए तो देख लेंगे, क्योंकि मैं भी एक टाइप से स्टूडेंट ही हूँ आज भी, है ना, तो कभी कभार हमसे भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने क्योंकि अभी बुक नहीं देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें नहीं देख रहा हूँ, डायरेक्ट आया मेरे सामने पेपर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर द एवरी मोलिक्यूल ऑफ CO2? क्या सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल। इस क्वेश्चन में क्या दम है, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव लगाते हैं वो 50 बार पढ़ चुके हैं उस क्वेश्चन को। तो कितना ATP कितना लगता है, 2 तो एक जगह लगता है जब NADPH लगता है, सॉरी NADH नहीं, NADPH लगते हैं। सो NADPH कंज्यूम होते हैं 2 और ATP लगते हैं 3, क्योंकि एडिशनल ATP बाद में लगता है, यूज़ होता है, राइट। सो 3 ATP एंड 2 NADPH, 3 मोलिकुलर ATP एंड 2 NADPH। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, है ना, सब फोर्थ ही आ रहे हैं क्या, आई थिंक सो। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन द DNA इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन, बिल्कुल बताते हैं, प्रमोटर, ये सब बताती हैं, प्रमोटर स्ट्रक्चर, दे आर द रिप्रेजेंट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम NCERT की लाइन में लिखा हुआ है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कैसे डिसाइड करते हैं, लिखा है, याद है, हाँ। द रिप्रेसर ऑपरेटर स्ट्रक्चर लीन, नहीं, ऑपरेटर की तो कोई बात ही नहीं, स्ट्रक्चर लीन ट्रांसपोजोन, यार इतनी खतरनाक कहाँ बात करने लग गए तुम 11-12 में, ट्रांसपोजोन। इंड्यूसर रिप्रेसर स्ट्रक्चर है, इंड्यूसर रिप्रेसर बिल्कुल नहीं, रिप्रेसर कहाँ से आ गया, प्रमोटर स्ट्रक्चर एंड टर्मिनेटर, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर इज फिर से फोर्थ। अरे भैया, तो ऐसा तो कोई फोर्थ ही लगाया आ जाता तो सब सही हो जाते हैं। अ ट्रॉपिकल रीजन शो द ग्रेटेस्ट लेवल स्पेसिस फॉर्म रिचनेस, NCERT की लाइन, NCERT का पैराग्राफ, डायरेक्ट पैराग्राफ, कोई मतलब ही नहीं, कुछ नया कुछ है ही नहीं, ABC पॉइंट बना करके दे रखा है NCERT में। ट्रॉपिकल लेटिट्यूड रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर एंड मोर अवेलेबल स्पेसिस डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल इतने टाइम से अनडिस्टर्ब रहा है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोस्ट सीजनल नहीं, लेस सीजनल, हाँ यहाँ फंसा दिया भैया, मोर सीजनल नहीं, लेस सीजनल होना जरूरी है। ज़्यादा सीजन बदलेंगे तो रिचनेस नहीं आएगी, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी नहीं आएगी, है ना, स्पेशल, क्योंकि डाइवर्सिटी कैसे आएगी जब लेस सीजनल हो। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निशे स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, कांस्टेंट होता है प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल। ये बी वाला स्टेटमेंट और ई वाला कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, पता है ना, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, और ये बल्कि NCERT की लाइन में ये साथ में दे रखा है ना, क्योंकि जो एनवायरनमेंट कांस्टेंट है
इसका मतलब क्या है, वो सीजनल, लेस सीजनल है, कम सीजनल है, तभी तो कांस्टेंट है। और प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसको पता किया जा सकता है कि ठंड ही रहेगी, गर्मी ही रहेगी, ऐसा ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, मॉडरेट रहेगा, राइट। सो आंसर इज बी को छोड़ करके बाकी सब इसके आंसर हो जाएंगे। बी को छोड़ दीजिए हम, तो बी को छोड़ देंगे तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, अरे इसमें ना, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ए सी डी एंड ई 20 क्वेश्चन कर लिए, 45 होते हैं, 25 और इसके नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं और फिर बॉटनी खत्म कर देते हैं।